बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन न्यू टॉपिक हमारा। देखते हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में बच्चों सबसे पहले टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सबसे पहला है हमारा फील्ड फोर्सेस। किसे कहते हैं फील्ड फोर्सेस? इन विच कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडीज इज नॉट नेसेसरी। मीन्स बॉडीज जो हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करती हैं। बॉडीज exerts forces on each other without being in physical contact। ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बगैर ही बॉडीज अगर एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रही हैं तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? फील्ड फोर्सेस कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है फोर्स बिटवीन मैग्नेट, फोर्स बिटवीन चार्जेस। इसका एग्जांपल है दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड रिपेल करते हैं विदाउट बीइंग इन फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ एक दूसरे का फील्ड क्रिएट करने की वजह से। ठीक है, क्या होता है वो फोर्स? K Q1 Q2 R स्क्वायर, जिसको हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, जैसे कूलम फोर्स कहते हैं। फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दो मासेस के बीच में जो फोर्स है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो फोर्स भी हमारा क्या है? Gm1 M2 R स्क्वायर। ये फोर्स भी हमारा फील्ड फोर्सेस है। एंड फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स के बीच में भी फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स है? हमारा फील्ड फोर्स है। ठीक है, दूसरा फोर्स हमारा जो आता है बच्चों, जो हमने यहाँ पर देखना है, वो देखना है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, जैसा इसका नाम है वैसा ही ये फोर्स है। ये फोर्सेस एक्ट करते हैं एक्ट्स बिटवीन बॉडीज ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। बिटवीन बॉडीज ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। ओनली फिजिकल कॉन्टैक्ट होने की वजह से, जब दो बॉडीज आपस में फिजिकली कॉन्टैक्ट में होंगी तो ये फोर्सेस एक्ट करेंगे। ठीक है, तो उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। इन्हीं फोर्सेस को हमने यहाँ देखना है बच्चों, इसी फोर्सेस को हमने यहाँ अप्लाई करना सीखना है, जिसपे हमारा लॉज ऑफ मोशन आगे बढ़ेगा। इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है नॉर्मल एक्शन रिएक्शन फोर्स। क्या है एग्जाम्पल? नॉर्मल एक्शन रिएक्शन, एक एग्जाम्पल ये है। एंड दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा एग्जाम्पल है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये जो नॉर्मल एक्शन रिएक्शन है कहाँ पे एक्ट करता है? कॉन्टैक्ट पे एक्ट करता है। दो बॉडीज जब आपस में फिजिकली कॉन्टैक्ट में होंगी, फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा दो बॉडीज का आपस में, तो इन बिटवीन द कॉन्टैक्ट दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में होंगी तब ये एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, नॉर्मल एक्शन रिएक्शन जैसा इसका नाम है वैसे ही एक्ट करता है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल का क्या मतलब होता है? यहाँ परपेंडिकुलर मतलब है नॉर्मल का। ठीक है, तो ये एक्ट करता है कैसे? नॉर्मली एट द कॉन्टैक्ट। एक्ट्स नॉर्मल एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली एट द कॉन्टैक्ट। जहां पर दो बॉडीज या दो सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में हैं, वहां पर ये नॉर्मल एक्शन रिएक्शन जो है वो कैसे एक्ट करती है? नॉर्मली परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही होती है। ठीक है, और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा ये एक्ट करता है बच्चों एक्ट्स टेंजेंशियली एट द कॉन्टैक्ट। कैसे एक्ट करती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? टेंजेंशियली एट द कॉन्टैक्ट। ठीक है, जहां पर दो फोर्सेस आपस में कॉन्टैक्ट में होंगे वहां पर ये नॉर्मल फोर्सेस जो है वो कैसे एक्ट कर रहा होता है? जहां पर दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हैं वहां पर ये नॉर्मल एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कांटेक्ट में 90 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहे होते हैं, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कैसे एक्ट कर रहा होता है? कांटेक्ट पर टेंजेंशियल। ठीक है, क्या कहा बच्चों मैंने? एक बार और देखें, क्या कहा था मैंने आपसे कि नॉर्मल एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये दोनों फोर्सेस जो है कॉन्टैक्ट फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस की कैटेगरी में? इसलिए आते हैं कि ये फोर्सेस जब दो बॉडीज़ का आपस में फिजिकल कांटेक्ट होगा तभी एक्ट कर रहे होंगे।
ठीक है। ये फोर्स कैसे एक्ट करता है? ये फोर्स एक्ट करता है कांटेक्ट पे नॉर्मली 90 डिग्री पे, ठीक है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है? टेंजेंशियली एक्ट करता है, टेंजेंट के अलोंग एक्ट करता है कांटेक्ट पे। अगर मान लो कोई भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, ये दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है। मेरे इस वाले हाथ के ऊपर ये वाला हाथ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक। तो कांटेक्ट कहाँ पर है? कांटेक्ट यहाँ पर है, ये मेरी हथेलियाँ कांटेक्ट में है। तो नॉर्मल एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हमेशा कांटेक्ट पे लगती हैं बच्चों। तो यहाँ पे लगेगी नॉर्मल एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। कैसे? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे कैसे? कि इसकी इस वाले ऊपर वाले हाथ की इसके ऊपर एक्शन होगी ऐसे 90 डिग्री पे। नॉर्मल का मतलब ये 90 डिग्री है, ऐसे एक्शन होगी और नीचे वाला हाथ जो होगा इतना ही रिएक्शन देगा ऊपर को, ठीक है। तो नॉर्मली एक्ट करता है नॉर्मल एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है टेंजेंशियली। टेंजेंट कहाँ होगा? जैसे मैं आपको ये बता रहा था, मान लो मेरे इस वाले हाथ पे ये वाला हाथ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो दो सरफेसेस कांटेक्ट में हो गई, एक कौन सी? एक ये वाली सरफेस और दूसरी कौन सी सरफेस? एक ये वाली सरफेस। ये दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है। इस हाथ पे ये हाथ मूव कर रहा है आगे को। जब ये आगे को मूव कर रहा है तो नॉर्मल एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कहाँ आएंगे? कांटेक्ट पे नॉर्मली कैसे? कि ऐसे 90 डिग्री पे। पहली बात सुन लो, नॉर्मल एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस, ये दो फोर्सेस हैं। एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज किस में होते हैं? नॉर्मल फोर्सेस किस में होंगे? हमेशा पेयर में होंगे। किस में होंगे? पेयर में होंगे, ठीक है। कहाँ एक्ट करेंगे? दो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस दोनों अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करेंगे। अगर दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में हैं तो एक बॉडी पे एक्शन लगेगी तो दूसरी बॉडी पे रिएक्शन लगेगी। एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहे होंगे, अलग अलग बॉडी पे एक्ट कर रहे होंगे। तो इस बार मेरा ये दिए दो सरफेसेस कांटेक्ट में है तो इसकी एक्शन होगी इस पे ऐसे 90 डिग्री पे, और ये क्या करेगा? वापस रिएक्शन देगा 90 डिग्री पे। सर एक चीज पूछनी थी सर, जैसे एक्शन और रिएक्शन है तो सर उसका डायरेक्शन भी हमें पता होना चाहिए, या वो कोई भी एक साइड जैसे एक्शन ले ली तो ऑपोजिट साइड रिएक्शन होगी? कोई भी एक साइड नहीं होगी। कोई एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, पहली बात मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। इक्वल एंड अपोजिट तो होंगे ही होंगे, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में नहीं होंगे, कांटेक्ट पे 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। अलग अलग बॉडीज पे होंगे, सेम बॉडीज पे नहीं होंगे। किसी भी डायरेक्शन में नहीं लिया जा सकता है। कांटेक्ट पे हमेशा एक्शन रिएक्शन फोर्सेस को 90 डिग्री के एंगल पे लगाना है, ठीक है। तो ये एक्शन होगी इस पे, तो रिएक्शन किस पे होगी? ये रिएक्शन होगी इस पे, ठीक है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे लगेगा? टेंजेंशियली। टेंजेंशियली कैसे? अगर मेरे पास ये है, देखो ये है, ये बॉडी मूव कर रही है तो टेंजेंट कहाँ होगा? ये सरफेस ये है ना हथेलियाँ मेरी, तो यहाँ पे टेंजेंट कहाँ होगा? ये होगा टेंजेंट। तो इस लाइन के अलोंग आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये भी पेयर्स में होगा, दोनों सरफेसेस के ऊपर एक्ट करेगा। अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में है तो दोनों सरफेस के ऊपर एक्ट करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कैसे एक्ट करेगा? ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर ये बॉडी मूव कर रही मूव, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर मैं देखूंगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का क्या काम है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का क्या काम है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का काम जो है अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन कांटेक्ट। क्या करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? क्या करता है? अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन। आगे पढ़ूंगा मैं डिटेल में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, आगे डिटेल में पढ़ूंगा जहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेपरेट टॉपिक है, एंड में जाकर। अभी इतना समझ लो क्या करता है? अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट्स, यानी क्या करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? क्या करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? कांटेक्ट के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। क्या करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? कांटेक्ट के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। क्या लिखा है मैंने? याद रखना क्या करता है? आपने बॉडी के मोशन का अपोज नहीं करता, याद रखना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर आपसे पूछ ले कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है तो आप ये ना आंसर दीजिएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बॉडी के मोशन का अपोज करता है। नो, क्या करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? कांटेक्ट के क्या करता है? कांटेक्ट के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ठीक है।
एक कांटेक्ट की टेंडेंसी अपने रिस्पेक्ट में, एक कांटेक्ट की टेंडेंसी अपने रिस्पेक्ट में दूसरे कांटेक्ट को रोकने की होती है। एक कांटेक्ट अपने रिस्पेक्ट में दूसरे कांटेक्ट को चलने से रोकने की कोशिश करता है, यही टेंडेंसी ही फ्रिक्शन है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या करें, कैसे पढ़ेंगे हम फ्रिक्शन को। तो कैसे होगी टेंडेंसी, अगर मेरे पास यहां से देखो टेंजेंशियल रिएक्ट करेगा, अगर मेरे इस वाली सरफेस पे ये वाला सरफेस आगे को मूव कर रहा है तो मैं इस कांटेक्ट से देखूंगा। कहां से देखूंगा, इस कांटेक्ट पे फ्रिक्शन रखना है तो आंख निकाल के यहां लगाओगे, इस कांटेक्ट पे यहां लगा दी। यहां लगाने के बाद देखोगे ये वाला दूसरा वाला कांटेक्ट कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, ये आगे। फ्रिक्शन कहां आएगा, पीछे। अब तुम्हें इस पे मार्क करना फ्रिक्शन तो दूसरे कांटेक्ट से देखोगे। ठीक है, तो यहां पे आंख लगाओ, यहां पे आंख लगा के देखोगे इस कांटेक्ट को, कहां जा रहा है, ये पीछे। ये कहां जा रहा होगा, जब यहां से देखोगे पीछे, तो इस पे फ्रिक्शन कहां आएगा, आगे। ठीक है, तो किसी इस कांटेक्ट पे अगर इस वाली सरफेस पे मिला, ये वाला सरफेस ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मोशन हो रहा है। ठीक है, ये वॉल है, इस वॉल के ऊपर ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, जब ऐसे मूव कर रही है तो कांटेक्ट कहाँ है, ये है कांटेक्ट, ये कांटेक्ट है। तो नॉर्मल एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कैसे होंगे, ऐसे होंगे। ये होगा नॉर्मल एक्शन, ये होगी नॉर्मल एक्शन, और ये आएगी वापस रिएक्शन। एक्शन इस बॉडी पे, वॉल पे, रिएक्शन इस पे, अलग अलग बॉडीज पे। ठीक है, अब मैंने फ्रिक्शन मार्क करना है। क्या कह रहे थे हम, तो हमारे पास जो है टेंजेंट हमें देखना है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होगा, देखो फ्रिक्शन का काम जो है क्या है, फ्रिक्शन का काम कांटेक्ट के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन एक कांटेक्ट की टेंडेंसी अपने रिस्पेक्ट में दूसरे कांटेक्ट को चलने से रोकने की होती है, यही टेंडेंसी ही फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन के डायरेक्शन को मार्क करना है आपने किसी भी कांटेक्ट पे, दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे, आपने इस पे फ्रिक्शन मार्क करना है तो इस वाले कांटेक्ट से देखोगे। कुर्सी पे बैठ के नहीं देखना है, कहाँ देखना है, कांटेक्ट से देखना है। कांटेक्ट से देखोगे कि दूसरा वाला कांटेक्ट कहाँ जा रहा है, तो कांटेक्ट से देखने पे दूसरा वाला कांटेक्ट जहाँ जा रहा होगा फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा। ठीक है, जैसे इस सरफेस पे ये सरफेस ऐसे ऊपर को मूव कर रही है, तुमने यहाँ फ्रिक्शन मार्क करना है, इस पे मार्क करना है। मेरे राइट हैंड के हथेली पे मार्क करना, तो लेफ्ट हैंड की हथेली से देखोगे, वॉल से देखोगे। यहाँ पे आंख लगाओ और इस कांटेक्ट को देखो, यहाँ लाल धब्बा लगाओ और यहाँ कांटेक्ट आंख लगाओ, देखो कहाँ जा रहा होगा ये कांटेक्ट, ऊपर जा रहा होगा, नीचे, ऊपर। तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा, नीचे। अब तुम इस पे मार्क करना चाहते हो। ठीक है, ये वॉल है, ये बॉडी है, यहाँ पे अब तुमने अपनी आंख यहाँ लगा दी। ठीक है, तो ये कहाँ जा रहा है, अब देखो ये वाला कांटेक्ट कहाँ जा रहा है, जब यहाँ से देखोगे तो नीचे को, तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ आएगा, ऊपर को। ठीक है, इतनी सी बात है फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के लिए। इसी हमें फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बारे में ही ये सारी बातें करनी है आज। ठीक है, तो अब इसी जो है मान लो हमारे पास ये कोई बॉडी है, ग्राउंड पे ये कोई बॉडी, ब्लॉक इज एट रेस्ट। ये हमारा सबसे छोटा सिस्टम है, सबसे छोटा फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे छोटा एग्जाम्पल है हमारे यहाँ मैकेनिक्स का। तो अब ब्लॉक इज प्लेस ऑन द ग्राउंड, रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, पहली बात ध्यान रखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तभी एक्ट करता है जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। ब्लॉक पे जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टार्ट करेगा एक्ट करना। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रिक्शन की बात हम बाद में करेंगे, फ्रिक्शन को लगाना हम बाद में सीखेंगे। अभी हम बिना फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को करने जा रहा हूँ सारे। ठीक है, बिना फ्रिक्शंस के हम कर रहे हैं, फिर फ्रिक्शन लगा के इन्हीं क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल फोर्स दिखाऊँ तो कॉन्टैक्ट कहाँ है, यहाँ है ना कॉन्टैक्ट। तो इस ब्लॉक का अगर मैं FBD बनाऊँ, तो FBD क्या होगा, एक नॉर्मल एक्शन रिएक्शन कॉन्टैक्ट पे। देखो कॉन्टैक्ट पे हमेशा नॉर्मल फोर्स दिखा देना है। एक नॉर्मल एक्शन होगी ये R1, ठीक है, और ये होगी रिएक्शन R2। तो इनमें से एक एक्शन कौन कौन कॉन्टैक्ट में है, यहाँ पर ब्लॉक एंड ग्राउंड, ब्लॉक की लोअर सरफेस एंड ग्राउंड, ये कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, तो नॉर्मल एक्शन रिएक्शन फोर्सेस किस पे होते हैं, अलग अलग बॉडीज पे। तो एक फोर्स किस पे है, इनसे ग्राउंड के ऊपर है, और एक फोर्स किसके ऊपर है, ब्लॉक के ऊपर है। तो कौन सा फोर्स है ग्राउंड के ऊपर, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट वाला ग्राउंड के ऊपर है।
है लेफ्ट वाला ग्रेड। तुम्हारे पर ब्लॉक रख दूं तो तुम्हारे पर एक्शन आएगा ना ब्लॉक का, तो ये ग्राउंड के ऊपर है और ये ग्राउंड क्या कर रहा है, वापस नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। तो अगर मैं एफबीडी बना लूं, एफबीडी का मतलब समझते हो क्या होता है, क्या होता है एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत छोटा सा डायग्राम से लेके चल रहा हूं, है यहीं से आगे बढ़ेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी ऑफ ब्लॉक। इस ब्लॉक का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो ब्लॉक का एफबीडी क्या होगा, जरा देखो तो सही यहां से। ब्लॉक का एफबीडी होगा कि यहां पे लगेगा क्या, mg तो हमेशा लगेगा, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी। और ग्राउंड का ही बना लो। नॉर्मली हम ग्राउंड का एफबीडी नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हम ग्राउंड को स्टडी नहीं करते हैं। हम किसको स्टडी करते हैं, ब्लॉक को। मैं यहाँ ग्राउंड का भी एफबीडी दिखा रहा हूँ। जनरली हम ब्लॉक को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक ये ग्राउंड के ऊपर क्या आएगी, ये आएगी नॉर्मल एक्शन R1, ठीक है, और ये ग्राउंड क्या करेगा, वापस रिएक्शन देगा R1, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी, डायरेक्शन में अपोजिट होंगी, अलग अलग बॉडीज पे होंगी। एक्शन किस पे है, ग्राउंड पे, और रिएक्शन किस पे है, ब्लॉक पे है, ठीक है। ये फ्री बॉडी डायग्राम है। ये ब्लॉक कहीं चल रहा है, ठीक है। अगर ये ब्लॉक नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये वाले फोर्सेस जो है वो क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है। R1 और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगी, R1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, mg के इक्वल होगी। बहुत छोटा सा एफबीडी है ये, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो हमने ऐसे एफबीडी बनाना हो, एफबीडी बनाना हम सीखें, मान लो सपोज हमने ये एफबीडी बनाना हो, ये ब्लॉक है, ये 3 ब्लॉक हैं। ब्लॉक, इसका मास ma है, इसका मास mb है, इसका मास mc है, ठीक है, ठीक है। 3 blocks आर प्लेस्ड वन ओवर द अदर एंड रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। कोई फोर्स नहीं लगाया गया कहीं भी, ठीक, कोई फोर्स नहीं लगाया। मेक एफबीडी ऑफ ब्लॉक्स, सिर्फ एफबीडी बनाना है। तो ब्लॉक्स का क्या बनाना है, एफबीडी बनाना है। तो याद रखो जितने कॉन्टैक्ट होंगे बॉडी के, जितने कॉन्टैक्ट उतने नॉर्मल फोर्सेस, ठीक है। मैं कितनी जगह से कॉन्टैक्ट में हूँ ग्राउंड पे, 3 कौन सी जगह है यार, मेरा कॉन्टैक्ट एक नहीं, दो पैर हैं मेरे, 2 कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है। तो जितने कॉन्टैक्ट उतने नॉर्मल फोर्सेस। तो कितने नॉर्मल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं मेरे पर, 2 नॉर्मल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक लेफ्ट पैर पे और दूसरा राइट पे। दोनों नॉर्मल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं नॉर्मली 90 डिग्री में। ग्राउंड को एक्शन दे रहा हूँ N1, ग्राउंड को एक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, और ग्राउंड क्या कर रहा है, मुझे वापस रिएक्शन दे रहा है। और मैं ये दोनों नॉर्मल फोर्सेस किसके इक्वल हैं, किसको बैलेंस कर रहे हैं, मेरे वेट को बैलेंस कर रहे हैं। ये दोनों नॉर्मल फोर्सेस किसको बैलेंस कर रहे हैं, वेट को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों नॉर्मल फोर्सेस, अपवर्ड नॉर्मल फोर्सेस डाउनवर्ड वेट को बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, मैं अंदर को धंसना शुरू करूंगा, ग्राउंड यील्ड करेगा, मेरे पैर अंदर को धंसना शुरू करेंगे, ठीक है। कब तक धंसेंगे, जब तक कि नॉर्मल फोर्स आपस में इक्वल ना हो जाए। नॉर्मल फोर्स जो है वेट mg के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो जितने कांटेक्ट होंगे उतने नॉर्मल फोर्सेस। अगर मैं 3 जगह से कांटेक्ट में हूं तो 3 नॉर्मल फोर्सेस होंगे, मैं 4 जगह से कांटेक्ट में हूं तो 4 नॉर्मल फोर्सेस होंगे, ठीक है। बॉडी के जितने कांटेक्ट उतने नॉर्मल फोर्सेस, ठीक है। इसके कितनी जगह से कांटेक्ट है बॉडी, मास m में कितनी जगह से है कांटेक्ट में, एक जगह से, एक सरफेस कांटेक्ट में इसकी नीचे वाली। इसकी कितनी सरफेसेस कांटेक्ट में, 2, एक कौन सी, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली। तो 2 नॉर्मल फोर्सेस होंगे इस पे mb पे। इस पे कितने नॉर्मल फोर्सेस होंगे mc पे, 2 नॉर्मल फोर्सेस होंगे, एक ऊपर वाली सरफेस कांटेक्ट में, एक नीचे वाली। ग्राउंड पे कितना नॉर्मल फोर्स होगा, 1, ठीक है। तो जितने कांटेक्ट उतने नॉर्मल फोर्सेस, याद रखना, ठीक है। तो मैंने इन तीनों का एफबीडी बनाना है, तो तीनों का एफबीडी देखो बना रहा हूं यहाँ। तीनों बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो आसानी से। ये मेरे पास मास m, ये a मास है, ये b है और ये c है, और ग्राउंड भी दिखा देता हूं, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो एक नॉर्मल एक्शन रिएक्शन फोर्सेस यहाँ पे होंगे पेयर्स में 90 डिग्री 90 डिग्री पे कांटेक्ट पे। मान लो ये R1 ये R1, ठीक है। एक नॉर्मल फोर्स ये होगा, ये क्या R2, तो ये क्या, ये भी R2 R3 मत कर देना, ठीक है। एक कांटेक्ट पे नॉर्मल एक्शन रिएक्शन फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शंस में अपोजिट होंगे, इसलिए R2 लिया है मैंने, R2 R3 नहीं लेंगे यहाँ, ठीक है।
यहाँ पर क्या होगा, ये अगर R3 है इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका भी R3 होगा। ठीक है, तो कांटेक्ट पे पेयर में होंगे फोर्सेस, अलग अलग बॉडीज पे होंगे। ठीक, तो ए का एफबीडी बनाओ तो इसका वेट एक्ट करेगा नीचे को, क्या एक्ट करेगा बोलो, MAG। ठीक, और इसका एक्शन होगा ऑन दिस बॉडी R1। ठीक है, और ये क्या करेगी, वापस रिएक्शन देगी R1। इसका वेट एक्ट करेगा नीचे को कौन, MBG। इसकी एक्शन होगी, B की एक्शन होगी C पे, कितनी, R2, और C क्या करेगा, वापस रिएक्शन देगा R2। इसका वेट एक्ट करेगा नीचे को MCG। ठीक है, और ये क्या करेगा, ग्राउंड को एक्शन देगा कितना, R3, और ग्राउंड क्या करेगा, वापस रिएक्शन देगा इसको R3 को। ठीक है, तो ये ब्लॉक क्या है, ये तीनों ब्लॉक रेस्ट में है। जब रेस्ट में है तो फोर्सेस क्या कर रहे होंगे, बैलेंस। तो R1 कहाँ चलाएगा ब्लॉक को, ऊपर को, और ये इसका MG कहाँ चलाएगा, नीचे को। अब सुनो बच्चों, देखो ये R2 नहीं है, ये R1 है। ठीक है, अब देखो सुनो ध्यान से, तो मैं क्या कह रहा था कि ये R1 कहाँ चलाएगा, इस ब्लॉक को, ऊपर को, और ये इसका वेट MG कहाँ चलाएगा, नीचे को। तो ये ब्लॉक कहाँ चल रहा है, कहीं चल रहा है ब्लॉक, कहीं नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक, तो इसका मतलब R1 किसके इक्वल है, MAG के। तो अगर ये ऊपर को चल रहा होता तो इसका मतलब R1 बड़ा होता है MG से, तब ये ऊपर को जाता, और नीचे को जा रहा होता तो इसका मतलब MG चलाता नीचे को, और R1 छोटा होता, तब ये नीचे को जाता। ठीक है, तब फोर्सेस इम्बैलेंस फोर्सेस होते हैं। अभी यहाँ फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं, ब्लॉक रेस्ट में है। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, MB इसका, इसको नीचे को कौन कौन फोर्सेस चलाएंगे, R1 और MBG मिलकर, इसका वेट और इसका जो एक्शन है, और ये रिएक्शन कहाँ चलाएगा, ऊपर को। ये ब्लॉक कहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, रेस्ट में है। तो इसका मतलब जितना फोर्स होगा ऊपर को R2, उतना ही नीचे को कितना है, R1 प्लस MBG। ये फोर्सेस बैलेंस कर रहे होंगे। R1 उठा के यहाँ डाल दो, यहाँ डालोगे तो R2 कितना आ जाएगा तुम्हारा, MA प्लस MB इंटू G, ये आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को। यहाँ देखो तो सही, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, इस ब्लॉक को नीचे को चलाएंगे। ये कहाँ चलाएगा, ऊपर को। तो क्या होगा, ठीक है, ब्लॉक कहीं नहीं चल रहा है, तो R3 किसके इक्वल होगा, R2 प्लस MCG के। इसको यहाँ डालोगे तो कितना आ जाएगा, R3 MA प्लस MB प्लस MCG। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हम सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यहाँ से यहीं से आगे सी सिचुएशन देखो। अगर मान लो सपोज, अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, ये ब्लॉक के साथ ये ब्लॉक कांटेक्ट में है। ठीक है, ये मास M1 है, ये मास M2 है। ठीक है, यहाँ से फोर्स लगा दिया F। ठीक, और ये सरफेस है स्मूथ। मैंने इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। मेक FBD ऑफ बोथ ब्लॉक्स, मेक FBD ऑफ बोथ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, दो ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में है, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो इसका कांटेक्ट देखूं तो ये ब्लॉक कितनी जगह से है कांटेक्ट में, दो जगह से, एक ग्राउंड और एक इस ब्लॉक के साथ। एक ग्राउंड के साथ है कांटेक्ट में और एक इस ब्लॉक के साथ है कांटेक्ट में। तो कितने नॉर्मल फोर्सेस आएंगे, दो नॉर्मल फोर्सेस, एक यहाँ और एक यहाँ, और इसका भी कांटेक्ट कितनी जगह से, दो जगह से है। ठीक है, तो अगर मैं इसी डायग्राम में नॉर्मल फोर्सेस दिखाऊं तो नॉर्मल फोर्सेस कैसे एक्ट करते हैं कांटेक्ट पे, 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं, याद रखना। तो अगर ये मेरे पास ये नॉर्मल एक्शन होगी यहाँ R1, तो ये क्या होगी, रिएक्शन R1, यहाँ पे लगेगी क्या R2, तो ये क्या होगी R2, और यहाँ पे मान लेता हूँ क्या N, इस वाली नॉर्मल रिएक्शन को N ले लेता हूँ। ठीक है, ये तो वापस क्या जाएगी, N रिएक्शन जाएगी। ठीक, इसमें से ये N किस पे है, ये वाला ब्लॉक इसको पुश करेगा, आगे को धक्का देगा। जब आपने इस ब्लॉक को पुश किया है, M1 को पुश किया है, तो इसको पुश करोगे तो ये इसको पुश करेगा। तो ये N1
m1 का m2 पे ये n जो है क्या है, पुश है, नॉर्मल पुश, नॉर्मल फोर्स, ऐसे आएगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। ये नॉर्मल फोर्स ही इस m2 को चलाएगा। तो ये n किस पे, ये नॉर्मल फोर्स किस पे है, m2 पे है, और m2 क्या कर रहा है, वापस रिएक्शन दे रहा है, बैक रिएक्शन दे रहा है। तो ये वाला नॉर्मल फोर्स, ये वाला नीचे वाला नॉर्मल फोर्स किस पे है, m1 पे है, ठीक है। अगर मैं m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, जरा देखें ध्यान से। नीचे को लगेगा क्या, m1g वेट, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, फोर्स F, और इधर से क्या आएगा, नॉर्मल फोर्स N, और ग्राउंड पे एक्शन, और ग्राउंड क्या करेगा, वापस रिएक्शन देगा R1, ठीक है। चूंकि सरफेस स्मूथ है, ये दोनों ब्लॉक एज अ सिंगल असेंबली मूव कर जाएंगे, ए एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, सीधे ए एक्सेलरेशन से मूव कर जाएंगे। यहाँ पे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं डायरेक्टली, क्या लगा के, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, जिसको अभी हम पढ़ेंगे आगे। क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ, कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी जो है वो कितना होता है, इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन के टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, F इज इक्वल टू ma प्रूव होता है ना जाके, न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। फोर्स अप्लाइड जो है, ये अगर a एक्सेलरेशन आया, न्यूटन सेकंड लॉ लगाओगे तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। कैसे होता है एक्सेलरेशन, कैसे निकलता है, नेट फोर्स, वो नेट फोर्स जो ब्लॉक को, बॉडी को, सिस्टम को चला रहा है, अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है, टोटल मास, ठीक। F इज इक्वल टू ma लगा दिया, देख रहे हैं, F इज इक्वल टू ma, तो यहाँ नेट फोर्स कितना है, F है। ऐसे करके आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। फोर्स कितना है, F, और टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2। तो ये पूरा सिस्टम इतने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इस सिस्टम को जो फोर्स चला रहा है वो कितना चला रहा है, पूरे सिस्टम को F चला रहा है, F। फ्रिक्शन कंसिडर नहीं किया गया है कि बैक फोर्स लेना पड़े, वो इसका अपोजिंग मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे, स्मूथ सरफेस है। स्मूथ का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। तो नेट फोर्स जो चलाएगा इसको कौन चलाएगा, F अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये एक्सेलरेशन आ गया, क्लियर हो गया। तो ये FBD है, तो ये कितने से चल रहा होगा, A एक्सेलरेशन से। सिस्टम का जो ये पूरा सिस्टम जिस एक्सेलरेशन से चल रहा है वही एक्सेलरेशन होगा m1 का, वही एक्सेलरेशन होगा m2 का, ठीक है। तो ये FBD है, किसका FBD है, m1 का, ठीक। अब देखो जरा, इधर मोशन हो रहा है, इधर इस वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक है। ब्लॉक ऊपर को उड़ रहा है और अलोंग और ग्राउंड मूव कर रहा है। तो कहाँ मोशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है, ब्लॉक ऊपर को तो नहीं जा रहा, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन वाले फोर्सेस क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है। तो R1 किसके इक्वल होगा, R1 किसके इक्वल होगा, m1g के। किधर चला ब्लॉक, इधर को चला, A एक्सेलरेशन से। कौन चलाएगा इधर को, ये फोर्स चलाएगा इधर को, और N किधर को चलाएगा, इधर को चलाएगा। ब्लॉक किधर को चल रहा है, इधर को चल रहा है, इधर को। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला फोर्स बड़ा है, किससे, इससे, तभी ये चला है इधर को, ठीक है। बड़ा वाला फोर्स, ये बड़ा फोर्स है, ये छोटा फोर्स है, तभी इधर को चला है। तो नेट फोर्स कितना मिलेगा चलने के लिए, F माइनस N। अगर ये 100 न्यूटन का फोर्स है और ये 25 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कितना मिलेगा इधर को चलने के लिए, 75 न्यूटन। अगर ये भी 100 न्यूटन है, ये भी 100 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कितना मिलेगा चलने के लिए, 0। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा, 0। ब्लॉक का, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। अभी ये ब्लॉक मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये फोर्स बड़ा है, ये फोर्स छोटा है। तो क्या बनेगी इक्वेशन, नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, मास टाइम एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ में F इज इक्वल टू ma में F क्या है, नेट फोर्स है। तो नेट फोर्स कितना हो गया, F माइनस N इज इक्वल टू ma, m1 इंटू A। ये बनेगी इक्वेशन। यहां से ऐसी दो इक्वेशंस बनेंगी, ये दो इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। अगर आप इसका FBD बनाना चाहते हो तो यहां से नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हो। जब आप यहां पे एक्सेलरेशन डाल दोगे, इस एक्सेलरेशन को यहां डाल दोगे F अपॉन m1 प्लस m2, तो ये नॉर्मल फोर्स निकल आएगा बिटवीन द ब्लॉक, ठीक है। नाउ
अगर आप चाहें M2 का FBD बना सकते हैं। अगर इस M2 का FBD बनाओगे तो M2 का FBD क्या आएगा, जरा देखो तो सही। नीचे को लग रहा होगा क्या, M2G, और ग्राउंड से क्या आएगा, नॉर्मल फोर्स R2। ठीक है, इधर से लगा इसका एक्शन ऐसे N, और ये जा रहा होगा A एक्सेलरेशन से इधर को जा रहा होगा। ठीक है, तो इधर को मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है क्या, इस ब्लॉक का ऊपर को जा रहा है ब्लॉक, बोलो ऊपर जा रहा है ब्लॉक, किधर जा रहा है, एक्सेलरेशन से इधर, तो ऊपर को हो रहा मोशन, नहीं हो रहा है, नीचे को हो रहा मोशन, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन वाले फोर्सेस क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, R2 और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो R2 किसके इक्वल होगा, M2g के। किधर जा रहा है ब्लॉक, इधर। कौन चला रहा है इधर को, कौन सा फोर्स, सिर्फ ये n मिला चलने के लिए। तो n कितना होगा यहाँ, M2 नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। नेट फोर्स कितना है, n जो चला रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ, ma, मास इसका m2, a इज एक्सेलरेशन। जब आप यहाँ से एक्सेलरेशन डालोगे तो नॉर्मल फोर्स कितना आएगा तुम्हारा, देखो जरा यहाँ से नॉर्मल फोर्स कितना आया यहाँ से तुम्हारा, m2f अपॉन m1 प्लस m2, ये नॉर्मल फोर्स है। यहाँ से भी यही आएगा, क्यों आएगा यही, क्योंकि नॉर्मल एक्शन रिएक्शन फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। अलग अलग बॉडीज पैक करते हैं, तीन बातें बताई मैंने आपको, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, अलग अलग बॉडीज पैक करते हैं। तो ये नॉर्मल एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं। तो इससे यहाँ से निकालोगे, इस ब्लॉक से निकालोगे नॉर्मल फोर्स, या इस ब्लॉक से निकालोगे नॉर्मल फोर्स, दोनों सेम ही आएंगे। रख के देख लो, देखो जरा, ए रखो, यहाँ रखोगे ए तो क्या होगा, F माइनस एन इज इक्वल टू, यहाँ से हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1f अपॉन ए डाल दिया, यहाँ ए डाल दिया, कितना है ए हैं, f अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया। ठीक है, क्या निकालना n, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f माइनस m1f अपॉन m1 प्लस m2 आ गया। जब आप एलसीएम लोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, m1f प्लस m2f माइनस m1f अपॉन m1 प्लस m2, ये कैंसिल हो गया। तो देखो क्या बचा, m2f अपॉन m1 प्लस m2, वही m2f अपॉन m1 प्लस m2। तो किसी भी ब्लॉक से नॉर्मल फोर्स निकालोगे, आइदर इस ब्लॉक से या उस ब्लॉक से, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, सेम आंसर आएगा। क्लियर हो गया। ऐसे एफबीडी बना के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, नोट करो जल्दी से। देखें क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन देख लें, फोर kg, 3 kg, 2 kg, और ये फोर्स लगाया गया है 90 न्यूटन फोर्स, और सरफेस, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, मींस नेग्लेक्ट फ्रिक्शन एवरीवेयर। फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करना है अभी, ठीक है। फ्रिक्शन जब हम पढ़ेंगे तब फ्रिक्शन देखेंगे कैसे लगा रहे होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, सिचुएशन समझ में आ गई आपके, तीन ब्लॉक्स जो है साइड बाय साइड कांटेक्ट में है, ठीक है, 90 न्यूटन का फोर्स लगा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम का है या ईच ब्लॉक का है, या 2 kg ब्लॉक का है, या 3 kg ब्लॉक का है, या 4 kg ब्लॉक का है, एक ही बात है, ठीक है। सब एक ही एक्सेलरेशन, सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक का। अगर आपसे कहे फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक, तो आपने सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल देना है, ठीक है। आपसे क्या एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, तो आपने सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल देना है, ठीक है। एंड दूसरा, नॉर्मल एक्शन रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। हम क्या सीख रहे हैं बच्चों, नॉर्मल एक्शन एंड रिएक्शन निकालना सीख रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल एक्शन रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे वो सीख रहे हैं। नॉर्मल एक्शन रिएक्शन वो कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यही बार बार अप्लाई होगी हमारे इस लॉज ऑफ मोशन में, नॉर्मल एक्शन रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालूं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पहले पार्ट को कर लें इजीली। एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। नेट फोर्स जो चला रहा है सिस्टम को वो कितना है,
90 न्यूटन। अगर इधर से एक फोर्स और लगा दूं, मैं सपोज मैं इधर से एक फोर्स और लगा दूं, 30 न्यूटन का कोई फोर्स लगा दूं, मान लो इधर से मैंने 30 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। इधर से कितना लगा 90 न्यूटन, इधर से कितना लगा 30 न्यूटन। अब नेट फोर्स जो मिलेगा पूरे सिस्टम को देखो, तो पूरे सिस्टम को 90 न्यूटन किधर चलाएगा इधर, और 30 न्यूटन इसको किधर चला रहा होगा, इधर चला रहा होगा, या चलने से रोकेगा, ऐसे कह सकते हो, इधर चलने से रोकेगा, यानी इधर चलाने की कोशिश करेगा। किधर चलेगा ब्लॉक है 90 न्यूटन फोर्स की तरफ चलेगा। तो नेट फोर्स कितना मिलेगा चलने के लिए, 90 माइनस 30 कितना 60 न्यूटन फोर्स मिलेगा ब्लॉक को चलने के लिए, ठीक है। कितना मिलेगा 60। तो नेट फोर्स मिलेगा 90 माइनस 30 अपॉन टोटल मास। टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है 4 + 3 + 2। अगर मैं 30 हटा दूं तो, अगर मैं 30 हटा दूं तो नेट फोर्स कितना है चलने के लिए 90, तब एक्सेलरेशन इतना है। दोनों तरीके के क्वेश्चन होते हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चन से देख लेना, फोर्सेस दोनों डायरेक्शन में लगा के पूछता है। लगा दूं हटा दूं, तो 30 न्यूटन लगा दिया ये, तो नेट फोर्स कितना आ गया 30, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास 60/9, ठीक है। कितना आ गया 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतने एक्सेलरेशन से सिस्टम मूव कर रहा है, ठीक है। एवरी ब्लॉक इन द सिस्टम इतने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब क्या निकालना है हमने, नॉर्मल एक्शन रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। जरा देखो ध्यान से, ये कहाँ है, बिटवीन 4 kg ब्लॉक एंड ग्राउंड, R1 मान लो, ठीक है। ये कहाँ है, बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड ग्राउंड, ये नहीं निकालनी हमने। ये कहाँ है, बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड ग्राउंड, R3 हमें ये निकालनी है। ये है बिटवीन 4 kg एंड 3 kg ब्लॉक। अगर ये N1 है नॉर्मल फोर्स, तो ये भी क्या होगा N1 होगा, और एक नॉर्मल फोर्स यहाँ लगेगा, ये N2 है, तो ये क्या होगा N2, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे नॉर्मल फोर्सेस पेयर में दिखाने, हमेशा पेयर में होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, अलग अलग बॉडीज पे एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब मुझे N1 निकालना है और N2 निकालना है, तो FBD बना लो किसी एक का, इस 4 kg का बना लो। अगर मैं 4 kg का FBD बनाऊं, किसका बना रहा हूं 4 kg का FBD, तो 4 kg देखो, ये 4 kg मास है। FBD का मतलब होता है सिस्टम में किसी पर्टिकुलर बॉडी को सिस्टम से अलग किया। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है इस सिस्टम से 4 kg बॉडी को अलग किया, अलग करने के बाद यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं सिस्टम में बॉडीज पे, उन फोर्सेस को इस पे इंडिकेट कर दिया, तो वो डायग्राम क्या कहलाता है, फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है, ठीक है। तो 4 kg का क्या लग रहा होगा यहाँ पे, वेट mg 4g, ठीक है। इधर से लगा कितना न्यूटन 90 न्यूटन, ठीक है। और इधर से ये N1 किस पे है 3 kg ब्लॉक पे एक्शन, ये इसको एक्शन देगा और वापस क्या करेगा, ये रिएक्शन देगा N1, ठीक है। और ग्राउंड से रिएक्शन आएगी R1, और ये ए एक्सेलरेशन से इधर को जा रहा है, इधर को मूव कर रहा है पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से। वो एक्सेलरेशन हमने ये निकाल लिया, ठीक है। तो इधर को कौन चलाएगा जरा बताओ तो सही, 90 न्यूटन, और N1 इधर को मूव कराएगा। किधर को चल रहा है ब्लॉक, उधर को चल रहा है, तो इसका मतलब कौन बड़ा है 90 बड़ा है। तो नेट फोर्स कितना मिलेगा चलने के लिए 90 माइनस N1, ये नेट फोर्स है। और नेट फोर्स किसके इक्वल होता है MA। M कितना है ब्लॉक का 4 kg, और एक्सेलरेशन कितना है A 4A। नेट फोर्स F इज इक्वल टू MA लगाया है मैंने, F हियर इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, और ये फोर्सेस क्या कर रहे होंगे बैलेंस, तो R1 इज इक्वल टू 4g। तो ये इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मुझे सिर्फ N1 निकालना है। तो N1 कितना आ गया जरा देखो तो सही, 90 माइनस 4A, A रख दो, A कितना निकाला था आपने 20/3, तो N1 कितना आएगा यहाँ से 90 माइनस 4 इंटू 20/3, कितना हो गया N1 इज इक्वल टू 270 माइनस 80/3, कितना आ गया बोलो, N1 कितना आ गया 190/3 न्यूटन। इतने न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट कर रहा है बिटवीन 4 kg एंड 3 kg ब्लॉक, कितने न्यूटन का 190/3 न्यूटन का। 190/3 न्यूटन फोर्स
4 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे अप्लाई कर रहा है नॉर्मल फोर्स, और 3 kg ब्लॉक वापस नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है, बैक फोर्स, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, इतना ही। क्लियर हो गया? तो ये क्या निकाल लिया हमने? 4 kg का निकाल लिया। अब निकाल लो किसके लिए? किसके लिए निकालना है? 3 kg के लिए। क्या अब क्या निकालना है? N2। तो N2 किससे निकाल सकते हो? या तो 3 kg का FBD बना लो, क्योंकि N2 किस पे लग रहा है? देखो 3 kg और 2 kg पे। तो 2 kg या 3 kg दोनों में से किसी एक का FBD बना लो। मान लो 2 kg का आप बनाओगे, तो FBD ऑफ 2 kg, देखो 2 kg बना रहा हूँ, तो 2 kg का FBD आप बनाओगे तो कैसे बनेगा? नीचे को एक्ट करेगा क्या इसका? mg 2g। ग्राउंड से रिएक्शन कितनी? R3, ये आ गई। और ये 3 kg इसको एक्शन देगा N2। ठीक है, और ये कहाँ जा रहा है? A एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, और इधर से लग रहा है कितना न्यूटन? 30 न्यूटन। इधर से 30 न्यूटन लग रहा है, ये 30 न्यूटन लगा इधर से। ठीक है, अगर ये 30 न्यूटन नहीं है तो इस पर नहीं दिखाना है कुछ भी, सिर्फ N2 लगेगा। ठीक है, तो इधर को कौन चला रहा है? N2। ब्लॉक इधर को ही चल रहा है और 30 न्यूटन इधर को चला रहा है, इसका मतलब N2 बड़ा है। तो नेट फोर्स कितना मिलेगा चलने के लिए? N2 माइनस 30। और नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास टाइम एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका? 2 kg, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो N2 कितना आ जाएगा? 30 प्लस 2a, a रख दो, a कितना है? 20/3। तो कितना आ गया N2? 90 प्लस 40/3। N2 आ गया आपका 130/3 न्यूटन। सेम N2 किससे निकाल सकते हो? चाहो तो 3 kg का FBD बना के भी निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे 2 kg का FBD नहीं बनाना चाहते हो तो इसी फोर्स को 3 kg के फ्री बॉडी डायग्राम से भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नोट करो जल्दी। एक क्वेश्चन देख लो बच्चों प्रैक्टिस के लिए, हैं? घर में कर लेना ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन। ये अगेन स्मूथ है सरफेस। ठीक है, सारी सरफेसेस स्मूथ है। यहाँ फाइंड क्या? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड नॉर्मल एक्शन रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में घर से कर लेना। ठीक है, नॉर्मल एक्शन रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स मुझे करके दिखा देना, व्हाट्सएप पे सेंड कर देना ग्रुप में अपने अपने। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग, तो याद रखें मासलेस स्ट्रिंग का क्या मतलब है। मासलेस स्ट्रिंग मीन्स आपको मासलेस स्ट्रिंग या लाइट स्ट्रिंग, ये वर्ड आपको यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लिखा मिलेगा। ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग लिखा मिलेगा या लाइट स्ट्रिंग लिखा मिलेगा। इसका क्या मतलब है लॉज ऑफ मोशन में? इसका मतलब हमारे यहाँ ये है कि मासलेस स्ट्रिंग मीन्स टेंशन क्या होता है बच्चों? स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो क्या होता है? फोर्स होता है। ठीक है, जब आप रस्सी से किसी बॉडी को सस्पेंड करते हो, ये रस्सी किस लिए बनी होती है? ऑब्जेक्ट्स को पुल करने के लिए बनी होती है। पुल करने के लिए या पुश करने के लिए? पुल करने के लिए बनी होती है। किस लिए बनी होती है? पुल करने के लिए बनी होती है। ठीक है, तो मासलेस स्ट्रिंग मीन्स कि मासलेस स्ट्रिंग या क्या लिखा होगा? लाइट स्ट्रिंग लिखा होगा। इसका मतलब है टेंशन क्या चीज़ है? फोर्स है। स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होती है वो क्या है? फोर्स है। टेंशन एट एवरी पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग, एट एवरी पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग विल बी सेम। ठीक है, ठीक है। इफ स्ट्रिंग हैज अ मास,
इफ स्ट्रिंग हैज अ मास, मास बहुत रेयर होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमारे पास, लॉज ऑफ मोशन में मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में स्ट्रिंग क्या होती है, मासलेस होती है। इफ स्ट्रिंग हैज मास देन टेंशन एट different point will be different. Different points on string will be different. ठीक है, तो टेंशन जो होगी वो डिफरेंट होगी कि अगर स्ट्रिंग में मास होगा तो टेंशन जो है डिफरेंट पॉइंट पे क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब जो हमारी स्ट्रिंग है वो किस लिए बनी होती है, ज़रा बताओ तो सही। पुल करने के लिए या पुश करने के लिए? पुल करने के लिए बनी होती है। तो स्ट्रिंग जो है वो पुल करने के लिए बनी है। अगर मेरे पास ये रस्सी के कितने एंड्स होते हैं, 2 एंड होते हैं। ये रस्सी के 2 एंड्स हैं, मान लो ये मेरे पास कोई रस्सी है, ये उसके 2 एंड्स हैं, ठीक है, ये 2 एंड्स हैं। मैंने किसी भी ब्लॉक को अगर सस्पेंड किया है या इसको अगर मैं ये रस्सी में जो है, देखो रस्सी यहाँ से ब्लॉक को अगर मैंने सस्पेंड किया तो क्या होगा, ये वाला एंड जो है कहाँ खींचेगा, हैं, ये वाला एंड कहाँ खींचेगा, ये वाला एंड कहाँ खींचेगा, ये एंड कहाँ खींचेगा। ये किस लिए बनी होती है, पुश नहीं किया जा सकता रस्सी के एंड को, क्या किया जा सकता है, पुल। तो ये वाला एंड अगर खींचेगा ये, तो इसमें फोर्स कहाँ डेवलप होगा, बाहर को, इधर को खींचेगा। जब आप इसको इधर को खींच रहोगे, इधर को पुश करोगे, तो ये वाला एंड कहाँ खींचेगा, ये वाला एंड इधर को खींचेगा। तो रस्सी के एंड पे जब भी फोर्स डेवलप होगा तो कहाँ डेवलप होगा, ठीक है, बाहर की तरफ को डेवलप होगा। याद रखना, रस्सी में जब भी फोर्स डेवलप होगा एंड्स पे तो बाहर की तरफ को डेवलप होगा, अंदर को डेवलप नहीं होगा। रस्सी को पुश नहीं किया जा सकता है, रस्सी को क्या किया जा सकता है, पुल किया जा सकता है। रस्सी में हमेशा कैसा फोर्स डेवलप होगा, पुलिंग फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से जरा। मान लो सपोज स्ट्रिंग में मैं टेंशन कैसे अप्लाई करेंगे वो सिखा रहा हूँ आपको। मान लो सपोज ये कोई सीलिंग है, इस सीलिंग से रस्सी अटैच्ड है और ये ब्लॉक जो है इस सीलिंग से सस्पेंडेड है m मास का, ठीक है। कोई भी बॉडी कब सस्पेंड हो जाएगी, हैं, जब उसका वेट कहाँ चलाता है, बॉडी को नीचे को चलाता है ना, mg नीचे को लेके चलता है। तो बॉडी कब सस्पेंड हो जाएगी, जब वेट mg के ही बराबर एक फोर्स डेवलप होगा बॉडी पे ऊपर को, जब mg बैलेंस हो जाएगा। mg बैलेंस हो गया तो सस्पेंड हो गया, तो ये ब्लॉक सस्पेंडेड है। इसका मतलब क्या है कि इसका वेट mg जो है वो बैलेंस हो रहा है। तो बैलेंस कैसे हो रहा होगा, कि कैसे बैलेंस हो रहा होगा, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स डेवलप हो रहा होगा, कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में। mg कहाँ लगता है, नीचे को, तो इस ब्लॉक के ऊपर कहाँ फोर्स आना चाहिए, ऊपर की तरफ को फोर्स आना चाहिए। कितना आना चाहिए, mg के ही बराबर, ठीक है। तो ये ब्लॉक सस्पेंड कर जाएगा, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं FBD बना रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, किसका, सीलिंग का। मेरी बात सुनिए ध्यान से, रस्सी को मैंने थोड़ा सा ऐसे थिक करके दिखा दिया, यही रस्सी है ये, और ब्लॉक का, तीनों का मैं FBD बना रहा हूं। तो मैंने क्या बताया कि ये रस्सी है, ये रस्सी के एंड्स है, मैं एंड्स पे फोर्स दिखा रहा हूँ, टेंशन फोर्स। मासलेस स्ट्रिंग मैंने कंसिडर की है। जब मासलेस स्ट्रिंग है तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, सेम होगी। एट एवरी पॉइंट इन द स्ट्रिंग टेंशन सेम होती है अगर स्ट्रिंग जो है वो क्या है, मेरी मासलेस है। तो रस्सी के एंड जो है मैंने क्या बताया, खींचेंगे, कहाँ को खींचेंगे, बाहर की तरफ को खींचेंगे। तो रस्सी के इस एंड पे फोर्स कहाँ डेवलप होगा, नीचे को या ऊपर को, नीचे को डेवलप होगा, क्योंकि रस्सी के एंड में खिंचाव आएगा हमेशा, ठीक है, पुल आएगा हमेशा, इधर को पुल होगा, ये एंड, इसमें टेंशन फोर्स डेवलप होगा इधर को, और इस वाले एंड पे टेंशन फोर्स कहाँ डेवलप होगा, ऊपर की तरफ को डेवलप होगा, ठीक है, ऐसे डेवलप होगा। अब ये वाला पॉइंट कहाँ से कनेक्टेड है रस्सी का, इस पॉइंट से, सीलिंग से कनेक्टेड है, मैंने FBD बनाया है, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ लगाओगे, इतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डेवलप होगा कहाँ, सीलिंग के ऊपर, इतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डेवलप होगा कहाँ, सीलिंग के ऊपर। सेम टेंशन फोर्स सीलिंग के ऊपर डेवलप होगा। ये वाला एंड कहाँ से अटैच्ड है, ब्लॉक से अटैच्ड है, तो इतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डेवलप होगा कहाँ, ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। और इस ब्लॉक का वेट क्या कर रहा होगा नीचे को, mg, ठीक है। ये mg जो है, ये mg किससे बैलेंस हो रहा होगा, टेंशन से बैलेंस हो रहा होगा,
क्लियर? अब हमारे पास ये टेंशन है, अब हमें यहाँ पे टेंशन दिखानी, हमें कभी भी ऐसे एफबीडी नहीं बनाना, रस्सी के फ्री बॉडी डायग्राम को हमें नहीं बनाना होता है, ठीक है, यहीं पे दिखानी होती है सिस्टम में। तो कौन सी टेंशन दिखाते हैं, याद रखो, हम रस्सी को स्टडी नहीं करते बच्चों, हम रस्सी की स्टडी नहीं करते, किसको स्टडी करते हैं, रस्सी से जो कनेक्टेड बॉडीज हैं उनको स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ रस्सी से कनेक्टेड बॉडीज कौन कौन है, सीलिंग एंड ब्लॉक, ठीक। तो सीलिंग एंड ब्लॉक जब उनको स्टडी करना है तो हमेशा जो है कौन से फोर्सेस इंडिकेट किए जाते हैं, वो फोर्सेस इंडिकेट किए जाते हैं जो फोर्सेस बॉडीज के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं कनेक्टेड विद द रस्सी, कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग, ठीक है। तो जिन पे मैंने टिक किया इन फोर्सेस को हम इंडिकेट करेंगे, ये जो रस्सी वाले फोर्सेस है इसको इंडिकेट नहीं कर रहे होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स दिखाऊंगा तो यहाँ पे फोर्स कहाँ आएगा बोलो, नीचे की तरफ को, और यहाँ पे फोर्स कहाँ जाएगा बोलो, ऊपर की तरफ को। तो ये टेंशन फोर्स कहाँ है, ये टेंशन फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रहा है, याद रखना। और ये टेंशन फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, सीलिंग के ऊपर एक्ट कर रहा है। अगर सीलिंग कमजोर है, ब्लॉक हैवी है, रस्सी मजबूत है, सीलिंग कमजोर है, तो सीलिंग उखाड़ आएगी। कौन उखाड़ के लाएगा, यही फोर्स ही उखाड़ के लाएगा सीलिंग को, ठीक है। तो हम ये टेंशन फोर्सेस दिखाते हैं, तो रस्सी के खिंचाव के अगेंस्ट फोर्सेस को दिखाना है बॉडीज के ऊपर, ठीक है। तो रस्सी से जो कनेक्टेड बॉडीज हैं उनके ऊपर फोर्सेस को दिखाया जाता है। तो ये टेंशन किस पे आ गई, एक बार और बोलो जल्दी से, सीलिंग पे। ये टेंशन किस पे आ गई, ब्लॉक पे आ गई, ठीक है। नाउ वन मोर एग्जांपल, मान लो सपोज मेरे पास ये सिचुएशन है, ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है, और ये फोर्स लगाया गया F फोर्स, ये ब्लॉक है M1, ये मास है M2, ठीक है, और ये सरफेस स्मूथ है। अगर मैं यहाँ आपसे टेंशन लगाना पूछूं, ठीक, तो टेंशन कैसे दिखाओगे, रस्सी ये स्ट्रिंग है, कैसी स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है। जब ये मासलेस स्ट्रिंग है तो मुझे एंड पे यहाँ कनेक्टेड पॉइंट पे स्ट्रिंग दिखानी होती है, बीच में कहीं नहीं दिखानी होती। कहाँ दिखानी होती है, जो कनेक्टेड पॉइंट है बॉडीज के उस पे दिखानी होती है। तो इस पॉइंट पे टेंशन कहाँ आएगी, लेफ्ट में दिखाऊंगा या राइट में, है राइट में। ये वाला एंड कहाँ खींचेगा, रस्सी का इधर को, तो रस्सी के खिंचाव के अपोजिट ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगेगा, ये टेंशन फोर्स लगेगा टी इधर को, और यहाँ पे फोर्स दिखाऊंगा तो कहाँ आएगा, लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में, रस्सी के खिंचाव के अपोजिट ये आएगा। तो ये टेंशन फोर्स किस पे है जरा बताओ तो सही, ब्लॉक पे है या रस्सी पे है, ब्लॉक पे है, इस M2 मास के ब्लॉक पे है, ठीक है। और ये फोर्स टी M1 मास के ब्लॉक पे है, ठीक है। तो ये इस ब्लॉक को कौन चलाएगा, ये टी चलाएगा, और इस ब्लॉक को कौन चलाएगा, ये F और टी मिलके चलाएंगे। एक फोर्स कहाँ लगेगा, ये देखो कांटेक्ट है, तो ये कांटेक्ट फोर्स तो लगेगा ही, यहाँ पे R1 तो R1, और एक कांटेक्ट यहाँ है, यहाँ R2 तो यहाँ R2। अब आप FBD बना सकते हो इजीली। अगर मैं इस M1 का FBD बनाऊं तो M1 का FBD कैसे बनेगा, देखें बच्चों, M1 का FBD बनेगा M1G, सुहेल दिख रहा है, ये देखना बोर्ड है, M1G, और ग्राउंड से M1G नीचे को लगा, और यहाँ से आया क्या, R1, ग्राउंड से रिएक्शन है R1, इधर को इस पे लगा फोर्स F, और इधर को टेंशन T, ठीक है। और ये ब्लॉक किधर को जा रहा होगा, पूरा सिस्टम फोर्स इधर को पुल हुआ है ना, तो पूरा सिस्टम इधर को चलेगा। अगर ये ब्लॉक A एक्सेलरेशन से इधर को चलेगा तो ये ब्लॉक भी A एक्सेलरेशन से इधर को चलेगा, ठीक है। एक पॉइंट और है यहाँ स्ट्रिंग के रिगार्डिंग कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग जो होगी कैसी होगी, लॉस ऑफ मोशन में एक्सटेंड नहीं करेगी, स्ट्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, उतनी ही रहेगी, ठीक है। फोर्स के अप्लाई होने की वजह से ये स्ट्रिंग में लेंथ में, स्ट्रिंग में फोर्स डेवलप होने की वजह से स्ट्रिंग पुल हो रही है ना, तो ये पुलिंग फोर्स स्ट्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं लेके आएगा। तो स्ट्रिंग कैसी है हमारी लॉस ऑफ मोशन में, इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है। स्ट्रिंग हमारी एक्सटेंड करेगी सेकंड बुक में जाकर, ठीक है, सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर में एक्सटेंड होगी स्ट्रिंग फोर्स अप्लाई करने पर। यहाँ पे स्ट्रिंग कैसी होगी, इनएक्सटेंसिबल। तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मींस एक्सेलरेशन ऑफ ऑल बॉडीज
connected to string will be same. Connected to the string will be same. तो आपसे दो बातें कहेगा बच्चों, जब भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड बॉडीज आपको देगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो आपको दो बातें कहेगा, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब ये दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अगर ये ए एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रही है तो ये भी उतनी एक्सेलरेशन से इधर को जा रही होगी। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, वैसे ही जैसे अभी मैंने निकाला नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स कितना है जो चला रहा है सिस्टम को, F, टोटल मास कितना है m1 प्लस m2। रस्सी मासलेस है, अगर रस्सी का भी मास गिवन हो m3 तो F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, रस्सी का भी मास ऐड कर देना होगा एक्सेलरेशन फाइंड करने में सिस्टम का। ठीक है, यहाँ पे रस्सी जो है क्या गिवन है, मासलेस, तो इसके मास को कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये FBD आया इसका, और ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से इधर को जा रहा है, तो कौन चला रहा है इधर को, F, और T चलने से रोक रहा है। अरे रस्सी बंधी हुई इसके पेट पे, ये फोर्स उधर को पुल लग रहा है इस ब्लॉक को चलाने के लिए, तो रस्सी का खिंचाव इधर को ना खींचेगी रस्सी इसको, ब्लॉक को। ठीक है, तुम दौड़े जा रहे हो, तुम्हारे पेट पर रस्सी बंधी हुई, मैं रस्सी पकड़ लूं तो क्या होगा, अपोजिट फोर्स डेवलप होगा, नहीं होगा, तो ये टेंशन चलने से रोकेगी। तो नेट फोर्स कितना मिलेगा चलने के लिए, F माइनस टी। ये बड़ा है तभी ना इधर को चला ब्लॉक, तो नेट फोर्स कितना मिला चलने के लिए, F माइनस टी, और F माइनस टी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, मास टाइम एक्सेलरेशन m1a। F माइनस टी इज इक्वल टू m1a। समझ में आ गया। इसका FBD बनाओगे, देखो इसका FBD, तो इसका FBD क्या होगा, ये m2g लगेगा नीचे को, यहां से आएगा नॉर्मल फोर्स R2, और इधर को लगेगा क्या, T। ये जो टेंशन फोर्स आया है ब्लॉक पे, यही टेंशन फोर्स इस ब्लॉक को चलाएगा। तो इसकी इक्वेशन के बाद क्या बनेगी, T इज इक्वल टू m2a। ठीक है, ऐसे आप स्ट्रिंग में फोर्सेस को, टेंशन फोर्सेस को दिखा सकते हैं। नोट डाउन। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, करके दिखा सकते हैं आप लोग मुझे। ये सरफेसेस कैसी हैं, स्मूथ हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, टेंशन इन स्ट्रिंग। अच्छा याद रखो, टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कैसी है, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। बताओ, देखो इधर एक्सेलरेशन निकालना है हमें। एक्सेलरेशन हो गया नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना है 80 अपॉन टोटल मास कितना है 5 + 3 8, यानी कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी क्या यहीं टहला रहा क्या ये मोटरसाइकिल इतनी देर से। ठीक है, आप सुनो इधर देखो, टेंशन दिखानी है। देखो टेंशन, यहाँ पे टेंशन दिखाओगे ये आएगी T, और यहाँ दिखाओगे ये आएगी T, तो किसी भी एक का FBD बना लो। इस ब्लॉक से निकालोगे टेंशन या इस ब्लॉक से निकालोगे टेंशन, एक ही आएगी। किसी से भी निकाल सकते हो। किससे बनाओ बताओ, 3 kg या 5 kg है, 5 kg से। FBD ऑफ 5 kg, 5 kg का जब आप FBD लोगे तो 5 kg पे नीचे को लगेगा 5g। देखो ग्राउंड से क्या आएगा, यहाँ पे मान लो R2, ये मान लिया आपने R2, और ये मान लो क्या R1, और ये R1। ठीक है, तो ग्राउंड से क्या आएगा R2, और ये क्या लगेगा T। ठीक है, सिस्टम A एक्सेलरेशन से जा रहा है, ईच ब्लॉक A, कौन चलाएगा इसको, T चलाएगा। ठीक है, तो कौन चलाएगा इसको, T। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा MA, तो T इज इक्वल टू MA 5 टाइम्स A। ठीक है, तो T इज इक्वल टू कितना हो गया 5 × A रख दो 10, कितना आ गया 50 न्यूटन। आप चाहो आपका दिल करता है किसी भी एक से, और कौन सा वाला और है ये, इंग्लिश वाला या हिंदी वाला,
अरे कौन सा और है यार, इंग्लिश वाला और है या हिंदी वाला है? सर इंग्लिश और हाँ, क्या मतलब होता है इंग्लिश वाले और का, पता ना? हिंदी वाले और का उल्टा होता है इंग्लिश वाला और। इसके अलावा कोई सा? ठीक है, ये या ये दोनों में से एक एफबीडी बनाना, दोनों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया 3G, इसका 3G लगेगा नीचे को और ग्राउंड से आएगा क्या R1, और ये लगेगा F इज इक्वल टू कितना न्यूटन, 80 न्यूटन का फोर्स, और ये क्या आएगी टेंशन T। ये किधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है, तो कौन चलाएगा इसको इधर को, हैं 80 न्यूटन, और टेंशन चलने से रोकेगी, तो नेट फोर्स कितना मिलेगा चलने के लिए, 80 माइनस टी इज इक्वल टू MA, 3 टाइम्स ऑफ A, तो T इज इक्वल टू देखो कितना आया 80 माइनस 3A, यानी कितना 80 माइनस 3 इंटू 10 कितना आ गया 50। देखो 50 आया, किसी भी ब्लॉक से निकालोगे एक ही आएगा। देखो ये देखो, ये देखो सेम है, तो किसी एक के एफबीडी से टेंशन निकाल देनी है। सर अगर क्वेश्चन में दोनों का मांगे तो, और सर दोनों का मतलब इधर की साइड एक फोर्स लगा हुआ है, इधर अगर एक और फोर्स लग जाएगा तो टेंशन डिफर कर जाएगी, टेंशन एक ही होगी स्ट्रिंग में। एक स्ट्रिंग अगर मासलेस है एक ही टेंशन होगी। इधर 80 न्यूटन फोर्स लगा, इधर और लग गया 30 न्यूटन, ठीक है, इसने इधर को 30 लगा दिया, तो नेट फोर्स कितना मिलेगा आप चलने के लिए, 80 माइनस 30 कितना 50 अपॉन 80, 50 अपॉन 8 हो जाएगा एक्सेलरेशन। टेंशन अब टेंशन यहाँ पे 30 और लग जाएगा, तो टेंशन यहाँ पे डिफर कर जाएगी, इतनी सी बात होगी। तो टेंशन डिफर कर जाएगी। स्ट्रिंग मासलेस है तो एक ही टेंशन होगी, किसी एक ब्लॉक से टेंशन निकाल सकते हो। अगर इस स्ट्रिंग में मास आ जाए तो ये टेंशन अलग अलग हो जाएंगी, दोनों ब्लॉक पर टेंशन अलग अलग हो जाएंगी इफ स्ट्रिंग हैज़ अ मास। ठीक है, मास वाले केस के न्यूमेरिकल्स को बाद में देखेंगे, अभी मासलेस वाला केस लेके चल रहा है। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे हैं, चलिए।